हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा अथर्व बैच 2.0 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स एंड बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए लॉन्च किया जा चुका है। ये बैच जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आप इससे अच्छा रिजल्ट, अच्छा मार्क्स तो अटेन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो आपके टॉपिक्स पे पकड़ है वो काफी अच्छी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे, आपका क्वेश्चंस को देखने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो इस बैच में आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम बैच के फीचर्स की बात करें तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होती जाएगी वैसे हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे ही हम कंप्लीट 8 यूनिट आपको पढ़ा देंगे हर एक सब्जेक्ट के, वैसे ही आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है। ई बुक्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे जैसे यूनिट्स कंप्लीट करते जाएंगे, उसी के रिगार्डिंग आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में करते रहेंगे। मॉडल्स पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे ही हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत बना लेंगे। वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो लेक्चर्स हर टॉपिक पे किस तरीके के चीजें रहेंगी, सारी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते जाएंगे। लाइव डाउट सेशन भी रखे जाएंगे। अब जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होती गई, हर एक यूनिट के बाद लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा, जिससे जिस भी तरीके की इंडिविजुअल बच्चों को परेशानी होगी, जिस भी तरीके का क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, उस डाउट सेशन में आप लाइव रहेंगे। आप फेस टू फेस हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं उस लाइव सेशन में और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी क्वेश्चंस है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, यूनिट से या किसी भी तरीके की जो समस्या है, आप हमसे बात कर सकते हैं। लाइव वन शॉट फॉर एवरी चैप्टर। तो जैसे ही हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हर एक यूनिट का वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक कन्फाइंड वे में वन शॉट प्रोवाइड कर दिया तो आपने पूरा सिलेबस तो देखा ही देखा है, साथ ही साथ वन शॉट आप देख लेंगे तो उससे सारे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है फिर से रिकॉल हो जाएंगे और सारी आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। टेलीफोनिक मेंटरशिप फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। अब मान लिया किसी बच्चे ने बैच तो परचेज कर लिया, या उस बैच में किसी पर्टिकुलर बच्चे को दिक्कत आ रही है, या किसी भी तरीके की दिक्कत समस्या किसी भी बच्चे को आ रही है, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इंडिविजुअली कांटेक्ट करके जो भी हमारे काउंसलर होंगे उनसे बात करके अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है और हम 24/7 आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आप कभी भी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। अब बात आती है इस बैच के प्राइस की। तो फीचर्स तो देख लिया, काफी बेनिफिशियल होने वाला है ये बैच। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस होगा 2699 का। 2699 इसका प्राइस होगा। अब ये 2699 जो है, इस 2699 में अगर मैथ्स ग्रुप की बात करें तो पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारी चीजें आपको मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, हर एक तरीके की चीजें, ये सारे ही फीचर्स आपको हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो मैथ्स ग्रुप का 2699 में आपको मिल जाएगा। एंड वहीं अगर हम बायो ग्रुप की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री वाली सारी चीजें आपको सिर्फ 2699 में मिल जाएंगी। तो अब ये प्राइस की तो बात हो गई, बट अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो और डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना रहेगा। तो आप मयूरी कोड यूज करके और कुछ डिस्काउंट अपने इस बैच के प्राइस में पा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बैच की। अब अगर मान लेते हैं कि आपने बैच वगैरह परचेज कर लिया, या आपको डेली अपडेट्स चाहिए, डेली नई इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके की अपडेट डेली आ रही है, इन सारी चीजों को जानने के लिए आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमको जाके फॉलो कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज पे जाइए, आप हमें ज्वाइन करिए।
टेलीग्राम पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो इन सारे ही पेजेस पे आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं और डेली नई नई इंफॉर्मेशन या डेली नई अपडेट्स हमसे जान सकते हैं। अब इतनी बातें तो बैच वगैरह के बारे में हो गई। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे। तो हमने इस बैच में क्या किया है कि टोटल 8 यूनिट है। मान लिया कि फिजिक्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो फिजिक्स में ही पार्ट ए है एंड पार्ट बी है। पार्ट ए की बात करें तो 4 यूनिट पार्ट ए में आपको पढ़ना है, पार्ट बी के बारे में बात करें तो पार्ट बी में 4 यूनिट पढ़ना है। तो अब डेमो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, YouTube पे आपको डेमो वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इन डेमो वीडियोस को आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए। तो इस डेमो वीडियो को ही आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की चीजें आपको समझाई जाएंगी, किस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। तो खुद भी ज्वाइन करिए और बाकी लोगों को भी शेयर करके इस बैच में ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप ज्वाइन होइए। अब आज की वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंसर्स के बारे में। तो टेंसर्स के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले टेंसर्स के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, देखेंगे कि ये बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है और इन डायमेंशनल स्पेस के बारे में जानेंगे। तो इतनी बातें आज हम इस डेमो क्लास में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। तो टेंसर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। अब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो कोई भी मेजरेबल क्वांटिटीज, एनी मेजरेबल क्वांटिटीज, जिन भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, एनी मेजरेबल क्वांटिटीज, जिन भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब जब इन क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन की बात आई, तो क्लासिफिकेशन की जब आई बात तो ब्रॉडली इन क्वांटिटीज को सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस में डिफाइन किया गया या डिवाइड किया गया, जो कि पहला था स्केलर्स एंड दूसरा था वेक्टर्स। अब ये तो 2 क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात आई जब स्केलर्स की, तो मान लिया कि कुछ क्वांटिटीज को उठाया हमने, कुछ क्वांटिटीज को कंसिडर किया, तो देखा इन क्वांटिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ, अगर बात की स्केलर्स की, तो इन क्वांटिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ करता था। अब मैग्नीट्यूड हुआ करता था, इससे क्या मतलब हो गया? मैग्नीट्यूड हुआ करता था, दैट मीन्स कि इनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई प्लस यूनिट हो गई। अब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट मतलब क्या? मान लिया कि डिस्टेंस ही हम कंसिडर कर रहे हैं तो 10 मीटर, अब 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, मीटर इनकी यूनिट हो गई। 10 डिग्री सेल्सियस, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, डिग्री सेल्सियस इनकी यूनिट हो गई। तो जब जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ करता था, उनको बोल दिया गया कि ऐसी क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगी। स्केलर की तो बात हो गई। अब बात आई वेक्टर क्वांटिटी की कि वेक्टर को कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो कुछ क्वांटिटीज को कंसीडर किया तो देखा कि उनके पास मैग्नीट्यूड तो था ही साथ ये भी देखा गया कि वो क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही थी। डायरेक्शन पे डिपेंड करने का क्या मतलब हो गया कि जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, लाइक डायरेक्शन पे डिपेंड करना, दैट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को वो फॉलो कर रही है कि इस डायरेक्शन में इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है या इस तरीके से ये अप्लाई किए जा रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो डिपेंड कर रही थी। तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोला गया। जैसे कि मान लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो था ही, मैग्नीट्यूड तो था ही इनके पास, साथ ही साथ बोला गया कि इनके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन होने का क्या मतलब हो गया कि ये क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। सिंपल सा एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट को ही कंसीडर कर लें, तो मान लिया कि कोई बॉडी ए है और ये बहुत दूर तक ऐसे ऐसे मूव करता है और लास्टली इस पॉइंट पे आ जाता है, तो फाइनली बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई? एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ए से बी तक और यही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो क्या हुआ? बॉडी डिस्प्लेस हुई तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिपेंड हो रही है। तो क्या बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, मान लिया कि 5 मीटर डिस्प्लेस हो गई, मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मूव की है, बॉडी डिस्प्लेस की है, तो उनके पास डायरेक्शन भी आ गया।
तो इस तरीके से बोला गया कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज थी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी हुआ करता था। तो ये तो बात हो गई वेक्टर्स की। तो स्केलर सिंपली क्या हो गए, स्केलर्स के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। तो स्केलर्स आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, बट when it comes to vectors, vector have magnitude as well as direction। तो ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया फिजिकल क्वांटिटीज का। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज को कंसिडर किया गया जिसमें देखा गया कि इन क्वांटिटीज के पास डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, लाइक 2 या उनसे ज्यादा डायरेक्शंस हैं। वो क्वांटिटी 2 डायरेक्शन पे या उनसे ज्यादा डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग उनकी वैल्यूज हो जाती हैं। तो इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज को टेंसर क्वांटिटी बोला गया। तो टेंसर क्वांटिटी क्या बोला गया कि टेंसर्स आर एसोसिएटेड विथ मैग्नीट्यूड एंड 2 और मोर डायरेक्शन। तो ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, बट साथ ही साथ जब डायरेक्शन की बात आई तो 2 या उनसे ज्यादा डायरेक्शंस हुए। डायरेक्शंस होने का क्या मतलब हुआ कि उतने ज्यादा डायरेक्शंस पे डिपेंड करने लग गई वो क्वांटिटी। तो ये बात हो गई टेंसर क्वांटिटी की। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ससेप्टिबिलिटी, ये सब इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल के साथ और हम अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर कैसे किसी क्वांटिटी के पास 2 या उससे ज्यादा डायरेक्शन हो जाती है। तो मान लिया कि स्ट्रेस ही है हमारे पास, स्ट्रेस को कंसिडर कर लिया। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब कैसे बोला गया कि स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि इनके पास 2 डायरेक्शंस थी। कैसे 2 डायरेक्शन थी इनको हम देखेंगे। अब बात करते हैं जब हम फोर्स की, तो फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि इनके पास मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इनके पास डायरेक्शन भी है, प्लस इनके पास डायरेक्शन भी है। दैट मीन्स कि फोर्स का अपना एक डायरेक्शन है। कि फोर्स को हम मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स हमने लाइक दिस डायरेक्शन में लगाया, अपवर्ड लगाया, डाउनवर्ड लगाया, जिस भी तरीके का पुश किया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा के पुल किया, 15 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो इनके पास अपनी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, पुश किया या पुल किया, ये क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनको अप्लाई किया जाएगा। तो फोर्स की तो अपने एक डायरेक्शन थी ही। अब अगर एरिया की बात करें तो एरिया का भी एक अपना डायरेक्शन होता है। एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, जब वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ेंगे कि एरिया का भी अपना एक डायरेक्शन होता है। एरिया क्या होता है, किसी एक प्लेन का एरिया हम फाइंड करेंगे तो उस प्लेन का जो नॉर्मल होता है वही एरिया की डायरेक्शन हो जाती है। दैट मीन्स द परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। तो एरिया का क्या हो जाएगा, मान लिया कि ये पर्टिकुलर कोई एरिया है तो इसका पर्टिकुलर जो परपेंडिकुलर होगा लाइक 90 डिग्री एकदम अपवर्ड, इस प्लेन के डायरेक्टली अपवर्ड, इसका एरिया का डायरेक्शन होता है। तो एरिया की भी अपनी एक डायरेक्शन हो गई। तो क्या देखा कि फोर्स का भी अपना एक डायरेक्शन था, एरिया का भी अपना एक डायरेक्शन हो गया। तो देखा कि स्ट्रेस एक ऐसी क्वांटिटी थी जिनके पास 2 डायरेक्शन हुआ करते थे। तो इसी वजह से स्ट्रेस जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी हो जाती है। अब अगर ये डाउट आए कि वेक्टर्स के पास भी तो डायरेक्शन है, वेक्टर्स के पास कैसे 2 डायरेक्शन नहीं है, तो एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। मान लिया कि वेलोसिटी ले लिया। अब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम की बात करें तो टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनके पास डायरेक्शन होगा ही नहीं, डायरेक्शन होगा ही नहीं। बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के पास अपना एक डायरेक्शन है। तो क्या देखा कि वेलोसिटी के पास एक डायरेक्शन है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास एक डायरेक्शन होता है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की बात करें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ की कोई डायरेक्शन है नहीं, फोर्स की है, तो सरफेस टेंशन भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इनके पास एक डायरेक्शन है। तो इस तरीके से क्या देखा गया कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, बट टेंसर के पास 2 या उससे ज्यादा डायरेक्शंस होते हैं। तो इस तरीके से ब्रॉडली तो 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया था, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। फिर एक और टेंसर क्वांटिटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि टेंसर भी एक ऐसी क्वांटिटी होगी
फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर हम टेंसर्स की करें तो जैसे कि डायरेक्शन डिपेंडेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि बॉडीज या क्वांटिटीज डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगी और उसी के रिगार्डिंग उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है कि वो स्केलर्स होंगी, वेक्टर्स होंगी या टेंसर्स होगी। जब हम टेंसर्स को और फर्दर पढ़ेंगे तो टेंसर्स में हम पढ़ने वाले हैं रैंक एंड ऑर्डर, आगे पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ टेंसर पढ़े या ऑर्डर ऑफ टेंसर पढ़े। तो ये रैंक ऑफ टेंसर या ऑर्डर ऑफ टेंसर क्या होता है कि बॉडी कितने डायरेक्शन में डिपेंड कर रही है, लाइक जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी हमने कंसिडर की है वो कितने डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, वही उसका रैंक हो जाएगा। तो स्केलर्स की बात करते हैं तो स्केलर्स के पास तो अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि स्केलर जो हो जाएंगे वो जीरो रैंक हो जाएगी, जीरो रैंक के टेंसर्स होंगे या जीरो ऑर्डर टेंसर हो जाएंगे। उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इनका जीरो रैंक हो जाएगा। किनका, स्केलर्स का। तो स्केलर्स को एक और नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, टेंसर्स ऑफ जीरो रैंक आर स्केलर्स, ठीक है। वहीं अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के पास पता है कि एक ही डायरेक्शन होती है, तो ये वन रैंक टेंसर हो जाएंगे, वन रैंक टेंसर हो जाएंगे। वहीं अगर मान लिया कि कोई बॉडी, जैसे स्ट्रेस का ही हमने एग्जांपल लिया था, तो स्ट्रेस तो दो डायरेक्शन में डिपेंड कर रही थी, तो स्ट्रेस का रैंक क्या हो जाएगा, टू रैंक टेंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कोई क्वांटिटी थ्री रैंक की होगी, मतलब तीन डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही होगी, चार पे, पांच पे, इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है या टेंसर्स को रैंक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहां से एक नई बात ये समझ में आती है कि हर एक स्केलर टेंसर हो सकता है पर हर एक टेंसर स्केलर नहीं हो सकता है, हर एक वेक्टर टेंसर हो सकता है बट हर एक टेंसर वेक्टर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर और स्केलर को हमने टेंसर के फॉर्म में लिख दिया, जीरो रैंक, वन रैंक, इस तरीके से, बट बाकी हम टेंसर्स का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब आते हैं अगर इनके कंपोनेंट पे। अगर इनके कंपोनेंट की बात करें तो अ टेंसर कैन बी स्पेसिफाइड ओनली बाय इट्स कंपोनेंट व्हिच डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ रेफरेंस। तो टेंसर्स जो है उनको स्पेसिफाई किया जाएगा उनके कंपोनेंट से जो कि डिपेंड करेंगे सिस्टम ऑफ रेफरेंस पे। अब अगर हम बात करते हैं जब वेक्टर अलजेब्रा में कंपोनेंट्स के, वेक्टर के कंपोनेंट्स की, तो क्या देखते हैं, अगर कंपोनेंट फाइंड आउट करना होता है तो मान लिया कि ये एक वेक्टर है, कोई वेक्टर ए बी है, अब इसका कंपोनेंट निकालना होता है किसी भी एक्सिस के अक्रॉस, तो क्या करते हैं, जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये ही इनका कंपोनेंट हो जाता है ए बी का। इसी तरीके से टेंसर्स का भी कंपोनेंट निकाला जाएगा, तो जितने एक्सिस होंगे उसके अक्रॉस किस तरीके से उनका कंपोनेंट ड्रॉ किया जा रहा है तो उसका कंपोनेंट हो जाएगा, लाइक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उनका कंपोनेंट हो गया। अब जब ये टेंसर्स का कंपोनेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो हम एक सिस्टम को, लाइक एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को सेट कर देते हैं और उसी के रिगार्डिंग हम कंपोनेंट फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करें हम Why we need basis vectors। तो टेंसर्स की इतनी बात तो हो गई। टेंसर्स की इंपॉर्टेंस ये भी है कि टेंसर्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो ये बात है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और हर एक कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होता है, किसी और दूसरे सेट से हम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी टेंसर्स को लिखा जाता है। और टेंसर की इंपॉर्टेंस एक ये भी है कि ये हर एक तरीके के सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में सेटिस्फाई करते हैं या होल्ड करते हैं, तो उनको किसी भी एक तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया गया और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उनको रिलेट करके हम टेंसर्स को लाइक डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है बेसिस वेक्टर्स की कि ये बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं और क्यों बेसिस वेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कंसिडर अ पॉइंट P 3, 4, 5 इन अ 3-डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया, XYZ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया और इस सिस्टम में एक पॉइंट P कंसिडर कर लिया 3, 4, 5। तो X कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया, Y क्या हो गया, 4 हो गया, Z क्या हो गया, 5 हो गया। तो 3, 4, 5 हो गया। इससे क्या समझ में आता है कि जो भी पॉइंट हमने कंसिडर किया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलेगा, वाई एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट चलेगा और जेड एक्सिस के अलोंग
5 यूनिट चलेगा। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया। अब जब पॉइंट को लोकेट किया और इनको रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किस तरीके से, लाइक मैथमेटिकली अगर हमें इन्हें एक्सप्रेस करना होगा तो एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, ओरिजिन से पी तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया और इस वेक्टर को हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3i + 4j + 5k। अभी i j k क्या है, सिंस हमने बोला था कि x के अलोंग 3 चल रहा है, y के अलोंग 4 चला, z के अलोंग 5 चला, मतलब कि x के अलोंग 3 चला, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए एक यूनिट वेक्टर, एक डायरेक्शनल वेक्टर हमने उसको प्रोवाइड किया जो कि बताएगा कि x के अलोंग ही 3 चला है या y के अलोंग ही 4 चला है, तो y के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा कि y के अलोंग उस डायरेक्शन में 4 चला है या z के अलोंग 5 चला है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में 5 चला है। तो डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है और यही यूनिट वेक्टर बेसिस वेक्टर कहलाते हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर या बेसिस वेक्टर नहीं रहे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कोई भी पॉइंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें यूनिट वेक्टर या बेसिस वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये तो जरूरत हो गई यूनिट वेक्टर बेसिस वेक्टर्स की, और हम कैसे इनको यूज करते हैं ये भी हमने देख लिया। तो i j k यूनिट वेक्टर होते हैं या बेसिस वेक्टर होते हैं अलॉन्ग x y z एक्सिस, ये तो नॉर्मल बात हो गई। इफ देयर आर n कंपोनेंट्स देन वी नीड n बेसिस वेक्टर्स। तो ये बात, अब मान लिया कि 1 डायमेंशनल कोई वेरिएशन एक डायमेंशन के अक्रॉस हो रहा है, एक एक्सिस के अक्रॉस हो रहा है, तो हमें एक बेसिस वेक्टर चाहिए। अगर 2 डायमेंशनल वेरिएशन हो रहा है तो 2 बेसिस वेक्टर चाहिए होंगे। मान लिया एक चाहिए i को i बोल दिया, 2 चाहिए i और j 2 बोल दिया, 3 चाहिए तो 3 बेसिस वेक्टर्स चाहिए थे जो कि i j और k हो गए। उसी तरीके से मान लिया कि 4 डायमेंशन में वेरी कर रहा है, ठीक है, 4 एक्सिस के अक्रॉस वेरिएशन हो रहा है किसी भी पॉइंट का, तो उस वक्त तो हमें 4 बेसिस वेक्टर्स चाहिए होंगे। 5 के अक्रॉस कर रहा होगा तो 5 चाहिए होंगे। इसी तरीके से एक जनरल फॉर्म में बोल दिया गया कि अगर n कंपोनेंट होंगे, अब कंपोनेंट की बात क्यों की गई, क्योंकि ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, 3 क्या है x कंपोनेंट है, 4 क्या है y कंपोनेंट है और 5 क्या है z कंपोनेंट है, कि किस एक्सिस के अक्रॉस कंपोनेंट कितना है किसी पर्टिकुलर वेक्टर का या फिर किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का, तो उसके कंपोनेंट की बात हो गई। अब जितने डायमेंशंस होंगे उतने ही कंपोनेंट होंगे। तो मान लिया कि कोई भी एक क्वांटिटी है वो n डायमेंशन के अक्रॉस वेरिएशन दिखा रही है, n एक्सिस के अक्रॉस वेरिएशन दिखा रही है, तो n कंपोनेंट हो जाएंगे। तो हमें n कंपोनेंट के लिए n बेसिस वेक्टर्स चाहिए होंगे। अगर n डायमेंशनल वेरिएशन हो रहा है तो n नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स चाहिए होंगे, क्योंकि हर एक डायरेक्शन के लिए एक बेसिस वेक्टर चाहिए जो बताएगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके का वेरिएशन हो रहा है, या हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए एक एक बेसिस वेक्टर होगा कि हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करता जाएगा। तो अगर n नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो n बेसिस वेक्टर्स चाहिए होंगे ताकि हर एक बेसिस वेक्टर हर एक कंपोनेंट को बताता रहे। तो ये नीड है बेसिस वेक्टर की। अगर बेसिस वेक्टर नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस तरफ का वेरिएशन हो रहा है। अब बात आती है n डायमेंशनल स्पेस की। n डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे तो मान लिया कि एक लाइन के अक्रॉस वेरिएशन हो रहा है, एक लाइन के अक्रॉस पॉइंट वेरी कर रहा है, तो 1 डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो पूरे स्पेस में हमने 1 डायमेंशनल हमने डिफाइन कर दिया। अब x और y 2 एक्सिस आ गई, ठीक है, तो एक प्लेन के अक्रॉस लाइक 2 डायमेंशनल वेरिएशन हो रहा है, तो स्पेस में हमने 2 डायमेंशनल स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है, 2 डायमेंशंस का स्पेस क्रिएट कर दिया। अगर x y z 3 की बात आ गई तो 3 डायमेंशनल हो गया। 4 की बात आ गई, मान लिया कि x y z x डैश कोई 4 हो गया, तो इस तरीके से तो 4 बेसिस वेक्टर से उस स्पेस में हमने 4 डायमेंशन का क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ डायमेंशंस होंगे तो n नंबर ऑफ डायमेंशंस होंगे तो उतने डायमेंशंस हमें क्रिएट करने होंगे, तो स्पेस में उतना डायमेंशन क्रिएट करने का n नंबर ऑफ डायमेंशन क्रिएट करना होगा और वही हमारा n डायमेंशनल स्पेस बन जाता है। लाइक इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड सिर्फ 3 थे तो एक्स वाई जेड लिख दिया,
पर इनको और हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x1, x2 और x3 फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक पहला डायमेंशन अगर सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशनल होता तो x1 लिख देते, 2 डायमेंशनल होता तो x1, x2 लिख देते, 3 डायमेंशनल होता तो x1, x2, x3 लिख देते, 4 डायमेंशनल होगा तो x1, x2, x3, x4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को बता रहा है, ये क्या है x और y एक्सिस को बता रहा है, ये क्या है x, y और z को बता रहा है, ये क्या हो जाएगा x, y, z। मान लिया अपने मन से नाम दे रहे हैं x, y, z, x डैश। तो इस तरीके से हम इनके कंपोनेंट्स को बता सकते हैं कि x1 है, x2 है, इस तरीके से। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन 4 डायमेंशनल स्पेस आर गिवन बाय लाइक दिस। और इन जनरल मान लिया कि n डायमेंशनल स्पेस है तो इनके कोऑर्डिनेट क्या x1 से शुरू होंगे xn तक जाएंगे और यही डिनोट करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो किसी भी मान लिया कि n डायमेंशनल स्पेस क्रिएट कर लिया, कोई भी पॉइंट है वो n डायमेंशन के अक्रॉस वेरिएशन कर रहा है तो n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे, ठीक है, क्योंकि n नंबर वेरिएशन हो रहा है तो x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग, z के अलॉन्ग, x डैश, y डैश, z डैश, इस तरीके से n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसी भी पॉइंट का, ठीक है। मान लिया कि n डायमेंशन में वेरिएशन हो रहा है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 1 डायमेंशन के अक्रॉस वेरिएशन होता है तो सिर्फ x रहता है, 2 डायमेंशन के अक्रॉस रहता है तो x और y लिखते हैं, 3 डायमेंशन के अक्रॉस रहता है तो x, y, z लिखते हैं। इसी तरीके से n डायमेंशन के अक्रॉस होगा तो लिखने का तरीका अभी बताया था, n डायमेंशन के अक्रॉस वेरिएशन हो रहा है तो पॉइंट क्या हो जाएगा x1, x2, x3 डॉट 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 xn हो जाएगा। तो इस तरीके का वेरिएशन होगा और यही डायमेंशनल स्पेस क्या कहलाता है, n डायमेंशनल स्पेस कहलाता है और इसको vn से डिनोट किया जाता है। तो ये बात है n डायमेंशनल स्पेस की। तो इतनी थोड़ी बेसिक चीजें थी जो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स कह सकते हैं कि टेंसर्स का इंट्रोडक्शन ऐसा था। तो इतनी बातें थी इस यूनिट के लिए। तो ये आज हमारी टेंसर्स की पहली डेमो क्लास है। अब फर्दर आगे इस चैप्टर या इस यूनिट के लेक्चर्स देखने के लिए आपको हमारा बैच जो है वो ज्वाइन करना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हमारे बैच को ज्वाइन करिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।